साथियों नमस्कार। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो पीजीटी के लिए उपयोगी है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 161 और आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। तो यह तीनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक पूर्ण लोचदार मांग का सही वर्णन करता है? तो हमें बताना है। मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के अनुपात में है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कोई भी मात्रा नियत कीमत पर खरीदी जा सकती है। मांग में परिवर्तन कीमत में समानुपातिक परिवर्तन से कम है। तो इसमें हमें कोड में सही वर्णन जो करता है उसको बताना है। तो 3 हमारा सही है। वस्तु की कोई भी मात्रा नियत कीमत पर खरीदी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वह विलासिता की वस्तुएं हैं। 2 निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच इकाई से अधिक होगी। तो इसमें जो है विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तब वह विलासिता की वस्तुएं हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। जिस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है उसकी कीमत अधिक रखी जा सकती है। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को है। तो इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। तो विकल्प 1 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की आय लोच के संबंध में कहा था, यानी कीमत लोच के मांग की मूल्य लोच या कीमत लोच के संदर्भ में कहा था कि मांग की लोच किसी कीमत अथवा उत्पादन पर कीमत में अल्प परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। कथनों पर विचार करना है और कथन है किसी वस्तु की कीमतों में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% की कमी होती है तो यह अत्यधिक लोचदार मांग कहलाएगी। मांग लोचदार होगी जब कीमत का परिवर्तन मांग में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता। तो यह दोनों कथन सही नहीं है। एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। तो मांग में 5% की कमी होगी। यदि मांग की लोच 0.5 हो तो कीमत में 10% की वृद्धि का परिणाम होगा। तो मांग में 5% की कमी होगी। 2 वस्तुओं के बीच तिर्यक मांग की लोच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जब 2 वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हैं तो मांग की तिर्यक लोच 0 है। जब 2 वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की तिर्यक लोच ऋणात्मक होती है। जब 2 वस्तुएं प्रतियोगी हैं तो मांग की तिर्यक लोच धनात्मक होती है। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसी बिक्री से होने वाली आय में तेजी से कमी आ जाए तो उस वस्तु की प्रकृति के विषय में कौन से कथनों पर विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह अवश्य ही एक अनिवार्य वस्तु है। उस वस्तु की मांग की लोच निम्न है। उस वस्तु की मांग की कीमत लोच उच्च है। तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। उस वस्तु की मांग की कीमत लोच उच्च है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वह वस्तु आवश्यक वस्तु है, जबकि वह वस्तु विलासिता की वस्तु होती है। तो विकल्प 2 गलत हो जाएगा। कथन 2 गलत हो जाएगा। कथन 1 सही हो जाएगा। तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयताकार अतिपरवलय के संदर्भ में मांग की कीमत लोच सदैव इकाई के बराबर होती है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तो वह वस्तु विलासिता की वस्तुएं हैं। 1 और 2 विकल्प दोनों सही है।
जिस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार होती है उसकी कीमत अधिक रखी जाती है, इसलिए वह बेलोचदार होती है। निम्न कथनों पर विचार करना है। किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि उस वस्तु का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। यदि वस्तु ऐसी है जिसकी यातायात की मांग लोचदार है तो रेलवे वस्तु के भाड़े की दर कम निश्चित करती है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है किंतु उसकी मांग में 40% की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तु की मांग को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग कहते हैं। एक बार मैं समराइज यदि कर दूं तो इसमें ये बात आप समझ लीजिए कि जब ईडी की वैल्यू यानी डिमांड जो है, जब इसकी वैल्यू अनंत हो, यानी जब ईडी की वैल्यू इन्फिनिटिव हो, तब वस्तु का जो है बेलोचदार मांग होता है। यानी वह वस्तु पूर्ण बेलोचदार होगा। ठीक, पूर्ण बेलोचदार होगा क्योंकि इसमें कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये एक तरफ मान लीजिए ये है वस्तु का मूल्य, ये वस्तु का मूल्य है, और एक तरफ है मांगी गई मात्रा किलोग्राम में। तो इसमें जो है डिमांड ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अनंत की ओर। तो जब ईडी की वैल्यू इन्फिनिटिव हो तो पूर्ण बेलोचदार, और जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो तब उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी डिमांड कितने हो, 1 से बड़ा हो तो इकाई से अधिक लोचदार मांग होता है, इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इसका इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर। एक तरफ वस्तु की कीमत, दूसरी तरफ मांगी गई मात्रा। और जब ईडी की वैल्यू क्या हो, यानी डिमांड की वैल्यू 1 के इक्वल हो तब इकाई के बराबर लोचदार मांग। यानी जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन दोनों बराबर हो। यानी इधर देखिए आप, जब इस तरीके से हो, यानी एक तरफ ये हो गया हमारा वस्तु की मूल्य, वस्तु की कीमत, और इधर क्या हो गया डिमांड यानी मांगी गई मात्रा। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इकाई के बराबर लोचदार मांग। और फिर क्या हो, जब ईडी इज लेस देन 1 के हो तब इसको हम कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, यानी बेलोचदार मांग। इतनी देर से जो बेलोचदार मांग हो कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य है कि डिमांड 1 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? बेलोचदार मांग हो जाएगा। और बेलोचदार मांग का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? बेलोचदार मांग का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। बेलोचदार का मांग यानी जब ईडी क्या है, ईडी इज लेस देन 1, तो एक तरफ वस्तु का कीमत यानी इधर कीमत हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा मांगी गई मात्रा, और जो जिसमें भी हो तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा कि पहले ऐसे सीधे, फिर कुछ पॉइंट पर इस तरीके से, फिर डिमांड इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? बेलोचदार मांग। यानी जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है और उसके परिणामस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन कम होता है, यानी मूल्य में अधिक परिवर्तन और मांग में उसकी अपेक्षा बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। यानी हम उसे क्या कहते हैं? आवश्यकताओं की मांग इकाई से कम लोचदार होती है, इसे बेलोचदार मांग कहते हैं। अब पूर्णतः बेलोचदार मांग कब होगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग होगा जब ईडी क्या होगा? ईडी इक्वल टू 0 हो, यानी डिमांड 0 हो। कैसे? वस्तु की कीमत एक तरफ, ये हो गया वस्तु की कीमत यानी मूल्य, और इधर क्या हो गया? वस्तु की यानी मांगी गई क्या होती है इधर? मात्रा। ये हो गया यक्ष हमारा अक्ष, वाई अक्ष। तो इस तरीके का जब ग्राफ होगा यानी डिमांड यहाँ पर होगी तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? बेलोचदार मांग।
जब किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही उसके मूल्य में कितना ही परिवर्तन क्यों ना हो, यानी मूल्य में कितना भी परिवर्तन हम इधर कर लें, लेकिन उसकी डिमांड में कोई फ़र्क न पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेलोजदार मांग कहते हैं। तो कथन को हम पढ़ें, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है किंतु उसकी मांग में 40% की वृद्धि होती है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। तो अभी आपने समझा क्या कह रहा है इसमें? जब मूल्य में कमी कर दी गई और मांग में वृद्धि हो गई, तो ये किस तरीके का होता है? तो क्या यह लोचदार मांग होता है? जबकि हमने चर्चा किया तो ये कौन सा है? ये लोचदार मांग होगा, क्योंकि जब इकाई ईडी डिमांड के बराबर एक के हो तब लोचदार मांग होता है, और जब ईडी इन्फिनिटिव हो तो ये पूर्णतया लोचदार होता है, और जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो तो अधिक लोचदार मांग होता है। यानी हमें अगला कथन देख लें, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग कहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक लोचदार में क्या था? अधिक लोचदार मांग में ईडी इज ग्रेटर देन 1 था ना, यानी मूल्य में क्या करते हैं? मूल्य में कमी अगर किया जाएगा तो क्या होती है? मांग में वृद्धि होती है। जितना ही मूल्य में कमी होगी उतना ही मांग में वृद्धि होगी। तो और विलासिता की वस्तुएं मांग इकाई से अधिक लोचदार होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लोचदार मांग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है और उसके परिणामस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अधिक लोचदार मांग कहते हैं। तो ये हमारा दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथनों पर विचार करना है। उत्पत्ति के साधन मांग की व्युत्पन्न मांग है। मांग वक्र का स्थान परिवर्तन ही मांग में परिवर्तन का अर्थ है। यदि कीमत में वृद्धि या कमी होने वाले कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच इकाई से कम होती है। एक वस्तु की मांग लोचपूर्ण होगी यदि कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाए। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा कि उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग है। मांग वक्र का स्थान परिवर्तन ही मांग में परिवर्तन का अर्थ है। कथनों पर विचार करना है और सही कथन हमें बताने हैं। मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है, मध्यम कीमतों के लिए मध्यम होती है। जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे लोच घटती है, किंतु यदि कीमत इतनी गिरे कि तृप्ति की सीमा आ जाए तो लोच पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है। मांग लोचपूर्ण होगी तब कीमत में छोटा परिवर्तन मांग में बड़ा परिवर्तन करता है। तो 1 और 2 हमारा दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिराने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। इसका कारण गिफिन का विरोधाभास है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोचदार होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। मांग की लोच वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है, यह ये विकल्प हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकीक लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिपरवलय है। पूर्णतः लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिपरवलय है। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र मात्र अक्ष के समांतर होता है। तो हमें बताना है कौन सा कथन। तो हमारा 1, 3, 4 कथन सही है कि एकीक लोच मांग वक्र का आकार एक आयताकार अतिपरवलय है। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र अक्ष के समांतर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। व्युत्पन्न मांग का अर्थ एक वस्तु के साधन की मांग है। केनन ने मांग की लोच की धारणा का प्रतिपादन किया। जब मांग में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग की लोच ऋणात्मक होगी। तो 1 और 2 हमारा कथन सही है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। व्युत्पन्न मांग का अर्थ एक वस्तु के साधन की मांग है। PQ तथा RS 2 सीधी रेखा मांग वक्रों पर विचार करना है। कीमत दिया है और मांग मात्रा दिया है, और
पी क्यू है, आर एस है, ए और बी, और ओ सेंट्रल पोजीशन है, सेंटर पोजीशन। ए बिंदु पर मांग की लोच एक के बराबर होगी तथा बी बिंदु पर एक से कम होगी। ए बिंदु तथा बी बिंदु पर मांग की लोच एक के बराबर होगी। ए बिंदु पर मांग की लोच एक से कम होगी तथा बी बिंदु पर एक से एक के बराबर होगी। तो ए बी आप बिंदु को देख लिए, पी क्यू आर एस रेखा भी देख लिए। कीमत हमारा कीमत किस पर है, वाई एक्सिस पे है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो इसमें से कौन सा सही है हमारा, केवल दो, यानी ए बिंदु तथा बी बिंदु पर मांग की लोच एक के बराबर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पूर्ति की लोच के प्रकारों में शामिल नहीं है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, इकाई के बराबर लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। तो ये सभी जो है पूर्ति की लोच के प्रकार में शामिल नहीं हैं। जब पूर्ति वक्र यक्ष अक्ष से प्रारंभ होती है तो पूर्ति लोच के बराबर होगी, यानी इकाई से कम। जब पूर्ति वक्र जो है यक्ष अक्ष से प्रारंभ होती है तो पूर्ति लोच इकाई से कम के बराबर होगी। जब पूर्ति वक्र वाई अक्ष से आरंभ होती है तो पूर्ति लोच के बराबर होगी, इकाई से अधिक होगी। यानी इसको यदि हम समझ लें तो इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा हो गया वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसमें इस तरीके से ग्राफ रहेगा हमारा। ये जो रेखा होगी हमारी ES इज ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या है, ES हमारा जो है किससे बड़ा होगा, 1 से। तो जब 1 से बड़ा होगा तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कहेंगे, पहले हम पूरी रेखा देख लें। ये सेंटर पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, ES इक्वल टू 1, और ये क्या होगा, ES इक्वल टू ES लेस होगा किससे, 1 से। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये जो रेखा है ये वाली, इसको देख लेते हैं, ये होगा इन्फिनिटिव, क्योंकि ये अनंत तक ऐसे जाती रहेगी। और ये जो है, जो वाई एक्सिस पे है, ये वाला ES इक्वल टू होगा 0। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि क्या क्या स्थितियाँ होती हैं। और जब ES क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी ऋणात्मक भाग पर काटता है, यानी पूर्ति की लोच के ये जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत हम समझेंगे। तो ES बराबर जब 1 होता है तो यह क्या होगा, पूर्ति वक्र मूल बिंदु पर मिलता है जब ES बराबर 1 होगा, क्योंकि वह मूल बिंदु O से जाता है, जो आप ये देख रहे हैं। और ES इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो यदि बढ़ाने पर पूर्ति वक्र जो है ES इज ग्रेटर देन 1, यानी ES जब बड़ा होगा तो ऋणात्मक भाग, और ES जब लेस होगा 1 से तो धनात्मक भाग। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि पूर्ति का विस्तार होता है तो वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति का विस्तार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्वों के कारण यदि पूर्ति में कमी होती है तो यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, पूर्ति में कमी। यक्ष अक्ष से प्रारंभ होता हुआ ऊपर की ओर ढलान वाला सरल रेखा पूर्ति वक्र को दर्शाता है, पूर्ति की लोच 1 से कम है।
एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच 2 है, इसकी कीमत कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए जिससे कि इसकी पूर्ति 30% बढ़े? तो 60% है। एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच 0.8 है, इसकी कीमत 50% बढ़ती है, तो इसकी पूर्ति में होने वाला प्रतिशत वृद्धि का परिकलन ये आसान है, इसको आप निकाल सकते हैं 40%। एक पूर्ति वक्र बढ़ाने पर मूल बिंदु से मिलता है, यह मूल बिंदु के साथ 75 डिग्री का कोण बनाता है, तो पूर्ति की कीमत लोच कितनी होगी? यस इक्वल 1 होगा। यस इक्वल 1 होगा, यानी मूल बिंदु से ओ से होकर जा रहा है। दीर्घ अवधि में पूर्ति लोचदार होती है, लघु अवधि में पूर्ति बेलोचदार होती है। जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु से आरंभ होता है तो पूर्ति लोच के बराबर होगी, यानी इकाई के बराबर होगी। पूर्ति वक्र का ढलान का सूत्र क्या होता है? डेल पी अपान डेल क्यू, यानी क्या होगा? प्राइस में परिवर्तन यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये पूर्ति के लिए हो जाएगा हमारा फार्मूला, यानी उसके ढलान का सूत्र हो जाएगा। जब क्या होगा? ढलान की स्थिति रहेगी, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, यानी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन और किस में परिवर्तन? आनुपातिक परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में, और पी क्या है? प्रतिशत परिवर्तन किस में है? उसकी कीमत में। पूर्ति के ढाल तथा लोच के बीच संबंध है, तो ES बराबर ढलान के को दिखा देंगे 1 अपान ढलान इंटू पी अपान क्यू। जब पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर होती है तो ES क्या होगा? हमारा इन्फिनिटिव होगा, जब पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर होती है। जब पूर्ति वक्र क्षैतिज होती है तब क्या हो जाएगा? ES इक्वल टू, यानी जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ES की वैल्यू तब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, y एक्सिस के समतुल्य। और कब इन्फिनिटिव होगा? जब ऊर्ध्वाधर होगा। तो इसको हम देख लें कि इन्फिनिटिव के लिए कैसे है। तो ये स्थिति इन्फिनिटिव के लिए है, और ये स्थिति हमारी सप्लाई की 0 के लिए, ये स्थिति हमारी किसके लिए? इन्फिनिटिव के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। पूर्ति की लोच का मूल्य परास होती है तो इकाई से अनंत। पूर्ति की लोच के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? समय तत्व, उत्पादन क्षमता, भावी कीमत, संभावनाएं। पूर्ति लोच की कितनी श्रेणियां हैं? 5। इनमें से कौन पूर्णतः लोचदार पूर्ति की माप है? तो ES बराबर इन्फिनिटिव। पूर्ति लोच के माप के नियम के अनुसार पूर्ति वक्र की स्पर्श रेखा यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो ES बराबर 1। पूर्ति में कमी का अर्थ है उसी कीमत पर अधिक पूर्ति, उसी कीमत पर कम पूर्ति। ES बराबर 0 कौन सी अवस्था में होती है? पूर्णतः बेलोच पूर्ति। पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पूर्ति का नियम पूर्ति की कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करता है। कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति घटती है। कीमत में वृद्धि उत्पादकों को एक वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों हमारा सही है कि पूर्ति का नियम पूर्ति की कीमत के साथ प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करता है। कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत कम होने पर पूर्ति घटती है। कीमत में वृद्धि उत्पादकों को एक वस्तु की पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। वस्तु पर भारी मात्रा में कर आरोपित करने से वस्तु की पूर्ति बाधित होती है। पूर्ति की लोच क्या होगी?
पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक का परिवर्तन अपान कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो साथियों, ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।